हेलो एवरीवन, आई एम नेहा और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 ऑफ सोशल साइंस, जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट से अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लो। देन दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसमें हम अपने आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो करते हैं हम अपने लेक्चर को स्टार्ट। सो इन दिस चैप्टर हमने काफी सारी चीजें जो है ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने रीड आउट कर लिए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज भी करा देते हैं। तो देखो, हमने अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ साथ प्लेट्स के कितने टाइप हैं और ये थ्योरी हमारी किसने दी है, डब्ल्यू जे मॉर्गन ने दी है। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स होते क्या है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के नीचे स्मॉल पीसेस में बटे हुए हैं और ये मूव कर रहे हैं, वो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में हमारी अर्थ जो है डिवाइडेड है अंदर से, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। उसके बाद हमने लिथोस्फेयर पढ़ा था। ओके, नाउ उसके बाद हमने कॉन्टिनेंटल, ओशन प्लेट, मिक्स प्लेट्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। मूवमेंट कैसे है अर्थ के नीचे, हमारा जो है कन्वेक्शन करंट क्या था, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में कवर किए। सो प्लीज वॉच इट अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है इन सब चीजों में। और साथ साथ हमने और भी टॉपिक्स देख लिए थे वेदरिंग के, कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है और इरोशन का मतलब क्या होता है। वेदरिंग का मतलब भी होता है पत्थरों का छोटे छोटे पार्ट्स में सॉइल में कन्वर्ट होना, लेकिन विदाउट मूवमेंट, और इरोशन में मूवमेंट आ जाता है। वेदरिंग के भी हमारे कुछ टाइप थे, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो हमने ये 3 इमेजेस से बहुत आराम से समझ लिया था। ओके, इरोशन हम पढ़ चुके थे। नाउ ग्रेडेशन हमने पढ़ लिया था कि जितनी भी वेदरिंग हुई है, इरोजन हुआ है, तो उसको भरने के लिए, वो जो सरफेस में गड्ढा आ गया उसे लेवल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए क्या काम आता है, हमारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ओके, नाउ साथ साथ हमने वाटरफॉल पढ़ा था। वाटरफॉल हमने इस डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से समझा था कि एक हार्ड रॉक होती है, नीचे वाली सॉफ्ट रॉक होती है, तो यहाँ पे गहरा हो जाता है। ये इसको हम बोल देते हैं क्लिफ, मैंने लिखा भी है। ठीक है, पानी एकदम इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, किस तरीके से पानी नीचे आ रहा है, जो ये गैप है ये क्रिएट हो गया बिकॉज हार्ड रॉक है, जिसकी वजह से एक एंगल की तरह क्रिएट हो गया। एक रियल इमेज भी हमारे को यहाँ पे दी हुई थी। मेंडर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये मेंडर जो है, रिवर जो इतना घूम घूम के सांप जैसी चाल में क्यों चलती है, बिकॉज रिवर अपने संग बहुत सारा डिपोजिट सैंड लेके आती है, तो वो जमाती जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो सीधा रास्ता उसको मिलता नहीं है, हर जगह वो सैंड जमा देती है जहां जाती है ना, तो उसको अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करनी पड़ती है। और जहां पे बहुत ज्यादा सैंड जम जाता है वहां पे एक ऑक्सबो लेक क्रिएट हो जाता है। ओके, साथ साथ हमने पढ़ा था डेल्टास क्या होते हैं। डेल्टास तब बनते हैं जब कोई रिवर अपने माउथ की ओपनिंग पे बनते हैं, जब वो रिवर ओशन में जाके मिल रही होती है, तब एक ट्रायंगुलर टाइप लैंड क्रिएट हो जाती है और इतना ज्यादा सैंड एंड सिल्ट भर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर थोड़े थोड़े ऐसे लैंड क्रिएट हो जाते हैं, जैसे इस इमेज में दे रखा है हमको। ओके, ये एक रियल लाइफ इमेज है। नाउ आज हमारे को पढ़ना है वेव एंड करंट से। ओके, सो दिस इज अवर टॉपिक फॉर टुडे, वेव एंड करेंट्स। अब देखो, वेव और करेंट्स आप लोगों को लगता होगा दे बोथ आर सिमिलर, दे बोथ आर सेम, बट देखो वेव्स क्या होती हैं। वेव्स होती हैं जैसे कि आपने देखा है कि पानी ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, तो आप एक ऐसे ऐसे वाली शेप बनाते हो, इस टाइप की शेप बनाते हो जब भी वेव्स को दिखाना होता है। तो वेव्स ना अप एंड डाउन चलती है, ऊपर नीचे ऐसी इस तरीके की लहरें होती है। लेकिन करंट्स, करंट्स क्या होती है, जो पानी की कंटिन्यूअस पैरेलल करंट्स बह रही हैं। जैसे कि पैरेलल करंट्स मैं बताऊं तो जैसे बीच होता है ना, बीच पे कंटिन्यूस ऐसे ऐसे पानी आ रहा है, दे आर करंट्स। ओके, नाउ सी, वेव एंड करंट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ओशियनिक सरफेस। अब ये वेव है और करंट है, ये दोनों ही मूव कर रही है ओशियन के सरफेस के ऊपर। दे वर्क इन कोस्टल एरिया। अब ज्यादातर ये क्योंकि कहाँ असर दिखाएगी, अपना कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे वाले एरिया में, जो लैंड को रिशेप करेगी दोबारा से कोस्टल जोन एरिया में। ओके,
अब देखो, अब इनका एक्शन और वेव और करंट्स का एक्शन क्या होता है, क्या क्रिएट कर रही है, कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रही है। पहले तो बीचेस बना रही है, ठीक है, सैंड बार्स बना रही है, सी क्लिफ्स बना रही है, सी केव्स बना रही है, आर्क्स बना रही है और स्टैक्स बना रही है। ये सारी चीजें ना हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर में ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, बीच सबको पता है, व्हाट इज बीच, ये तो आपने बहुत सारी मूवीज में, कार्टून्स में, सब जगह देखा होगा कि बीच तो सब बच्चे ही जानते होंगे, ठीक है। तो बीच एक ऐसी जगह है जहां पे सैंड है, पेबल्स है, रॉक है, और ये कहाँ नजर आते हैं हमें, शोर लाइन ऑफ सी। शोर लाइन का मतलब होता है किनारा, शोर का मतलब होता है किनारा, लाइन मतलब जो एकदम किनारे वाली जो एरिया है उसके पास, ओशियन के पास, लेक के पास। क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि जो पानी की तरंगे है ना, वेव्स है पानी की, वो अपने संग ना बहुत सारा सेटिमेंट्स, बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा रेत बहा के लाती है और उस एरिया में बिछा देती है, तो वहां पे बीच क्रिएट हो जाता है। बीच कॉन्स्टेंटली शेप बाय वेव एक्शन, और इसको दोबारा बार बार एक्शन किसका हो रहा है, वेव्स का हो रहा है। बीचेस पे बार बार लहरें आ रही हैं, ओके, टाइड्स आ रही हैं, करंट्स आ रहे हैं, ठीक है, विच मूव्स एंड डिपोजिट मटेरियल अलोंग द कोस्ट। जो अपने संग जितना भी डिपोजिट लाती है उसे मूव करके वहां पे डिपोजिट कर देती है। फॉर ह्यूमंस के लिए बीचेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट के लिए डेस्टिनेशन है, घूमने जाते हैं लोग फॉर रिलैक्सेशन, स्विमिंग, रिक्रिएशन, जिससे लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। बीचेस में क्या होता है, फिशिंग एरियाज होते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज जो है उस पर डिपेंड रहती है, कलेक्टिंग सैंड एंड शेल्स जिनको वो बाद में बेचती है। बीचेस ना नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है। जितनी भी स्ट्रॉन्ग वेव्स आती हैं, ऊंची ऊंची तरंगे आती हैं, कोस्टल इरोजन वो सिर्फ कोस्ट तक ही रह पाती है, ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इट इज अ नेचुरल बैरियर एंड हेल्प टू सेफ गार्ड करती है किसको, ह्यूमन सेटलमेंट्स को, ओके, जो लोग किनारे पे रहते हैं ना उनके लिए। अब देखो, दिस इज द इमेज। तो देखो, अब यहाँ पे ना हमारे को एक इमेज दे रखी है जिसमें क्या लिखा है, ये बीच है, ये हमारा, ओके, ये बीच है, ये हमारा जो है ओशियन है, ओके। अब इसमें ना कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे है। देखो, तो सबसे पहले जो ये हमारे रिवर है ना, यहाँ से ये बह के बाहर निकल रही है, ठीक है। रिवर को एक ओपनिंग चाहिए ओशियन में मिलने के लिए, तो रिवर यहाँ से बह के ओशियन में जाके मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा एरिया जो इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे वेव नहीं आई, यहाँ वेव आ गई, मतलब कि दो तरंगे आई है, इस तरीके से दो तरंगे बार बार यहाँ पे पड़ रही है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, एक बे, ठीक है, एक किनारा, एक तरीके का बे बन गया है, ठीक है। तीसरा तो हमारा ओशियन और सी ही है, ठीक है। नाउ हेडलैंड क्या है हमारा, हेडलैंड है ये वाला एरिया, इट इज क्वाइट हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वेव जो है दो डायरेक्शंस में पड़ रही है, तो इस टाइप का हमारा जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलते हैं हेडलैंड। पांचवा है हमारा सैंड बार्स। अब बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड कलेक्ट हो गई है दोनों एरियाज में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सैंड बार। सिक्स्थ है हमारा फ्री हैंड। अब यहाँ पे क्योंकि रिवर यहाँ से बाहर आ रही है, तो इस वाले एरिया पे ज्यादा असर पड़ नहीं रहा, इसलिए इट इज कॉल्ड फ्री एंड, ठीक है, क्योंकि ये फ्री है बिकॉज ऑफ ओशियन वेव्स। और सेवेंथ वाला तो हमने रिवर पढ़ ही लिया है। सो दिस इज द रियल इमेज जहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला हमारा बीच है, ये वाला जो है हमारा जो है सैंड बार एरिया है, दिस इज योर बे एरिया, ये पूरा बे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस इमेज में ना काफी अच्छे से समझ आ रही है सारी चीजें। मान लो कि इस तरफ से हमारा जो है रिवर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इमेज इज नाइस, ओके। तो इससे काफी बातें हमें रियल लाइफ की समझ आ रही है कि ओशन करंट्स जो है क्या समझाना चाह रही हैं, बीचेस क्या होते हैं। अब देखो, जो कोस्टल इरोजन है, कोस्टल एरिया में जो इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वेव, टाइड, करंट वियर अवे द लैंड अलोंग द कोस्ट क्रिएटिंग न्यू यूनिक लैंडफॉर्म। अब ये सारे जो है ना, वेव है, टाइड्स है, करंट्स है, ये क्या कर रही हैं, कोस्टल एरियाज के जो लैंड है उसको नया एक स्ट्रक्चर दे रही है, एक यूनिक लैंडफॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। जैसे कि क्लिफ, क्लिफ तो मैंने आपको ऊपर बताया था, व्हाट इज क्लिफ, जब हम ये पढ़ रहे थे, जब हमने वाटरफॉल पढ़ा था तब हमने क्लिफ देख लिया था ऑलरेडी। आई होप यू पीपल रिमेम्बर इट, है ना। जो ये हमारा एरिया ऐसे वाला होता है, बिल्कुल पानी का ऐसा सीधा कटाव हो गया, एक पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, क्लिफ, ओके। तो ये क्लिफ हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
ठीक है। नीचे इमेजेस दे रखी है तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकती हूँ व्हाट इज एक्चुअली क्लिफ। ठीक है, तो इस इमेज में जैसे कि ये वाला जो एरिया है ऐसे दिख रहा है ये पूरा, दिस इज व्हाट, क्लिफ। तो इस टाइप का आपका क्लिफ क्रिएट हो गया। ओके, एक रॉक जो बहुत अंडर कट किया गया है फ्रॉम द बेस ऑफ द कोस्ट। वेव कट प्लेटफॉर्म होता है जो वेव्स ने पूरा कट कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है वहां पे। बट ये कहाँ क्रिएट हो रहा है, देखो, फ्लैट एरिया लेफ्ट बिहाइंड एज क्लिफ रिट्रीट। अब जो क्लिफ बनने के बाद क्लिफ ऐसे बना, उसके ऊपर जो प्लेन एरिया है दैट इज व्हाट वेव कट प्लेटफॉर्म। ओके, उसके बाद है कुछ केव्स, केव्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आर्क्स क्रिएट हो रही हैं, स्टैक्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। दीज प्लेटफॉर्म नॉट ओनली शेप द कोस्टल लैंडस्केप, ये सिर्फ कोस्टल लैंडस्केप को शेप नहीं कर रहे बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करते हैं और टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज सुंदर सुंदर चीजें क्रिएट हो रही है नेचर की, तो टूरिस्ट लोग वहां पे उसको देखने आएंगे। वाइल अदर में नीड कोस्टल प्रोटेक्शन, और जो दूसरे लोग हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए नेचर से। तेज तरंगे बह रही हैं, वेव्स आ रही हैं, तो ये सारी चीजें वहां के लोगों के लिए सेफ गार्ड भी करती हैं। अब देखो, इस इमेज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, सबसे पहले तो देखो कि आपको एक ये पिलर दिख रहा है, पिलर। ठीक है, इस पिलर को जहां पे भी ऐसे ये पिलर दिख रहे हैं, ये वाला, ओके, और इस इमेज में ये 3rd नंबर वाला, इसको हम बोलते हैं सी स्टैक। सी स्टैक, जिसका मतलब ये है कि ये पिलर हार्ड था और ये इतना आसानी से, इतना इजीली कट नहीं पाया, इसलिए वो वहीं पे एज इट इज खड़ा रह गया। हो सकता है ये पूरा पहाड़ ऐसे जॉइंट हो, ऐसे जॉइंट हो, लेकिन रिवर ने, नदी ने या ओशन ने इस पूरे आगे पीछे के एरिया को काट दिया और एक अब ये पिलर की तरह बीच में खड़ा रह गया है। ओके, नाउ हम देखेंगे सी आर्क। अब सी आर्क क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ना रिवर का पानी इतना पड़ रहा था, इतना पड़ रहा था कि इसने बीच में क्या बना दिया, एक आर्क, एक इस टाइप का होल क्रिएट कर दिया। यू कैन सी हेयर। ठीक है, इस टाइप का जो होल क्रिएट कर दिया, तो ये क्या है, हमारी सी आर्क, एक अंदर ही अंदर आर्क क्रिएट कर दी। और जो इसके ऊपर का एरिया है, ठीक है, इसके जो ऊपर का एरिया है जिसमें ज्यादा असर नहीं पड़ा, इसे क्या बोल लेंगे, हेडलैंड। ठीक है, ऊपर हमने रिवर वाले में भी पढ़ा था जिसपे कोई असर नहीं पड़ा था। ठीक है, दैट इज हेडलैंड। ओके, अब हाई टाइड वेव, अब यहाँ पे ना ऊंची ऊंची तरंगे आ रही हैं। अब ये दिख रहा है ना ये पानी, अब ये पानी ने ना पूरा इतना तो एक कवर कर दिया एरिया, दैट इज व्हाट, हाई टाइड लेवल। यहाँ पे क्योंकि बहुत ऊंची तरंगे पड़ती है तो इतना ऊंची तक भी पड़ जाती होगी कि पानी ने ये रॉक को कट कर दिया है। नाउ 5th इज लो टाइड लेवल, और कुछ तरंगे नीचे जाती है तो कहाँ तक जाती है, यहाँ तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ सी दिस, मैंने समझाया था व्हाट इज सी। तो देखो, अब यहाँ पे ना हमारे को एक इमेज दे रखी है जिसमें क्या लिखा है, ये बीच है, ये हमारा, ओके, ये बीच है, ये हमारा जो है ओशियन है। ओके, अब इसमें ना कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे है। देखो, तो सबसे पहले जो ये हमारे रिवर है ना, यहाँ से ये बह के बाहर निकल रही है। ठीक है, रिवर को एक ओपनिंग चाहिए ओशियन में मिलने के लिए, तो रिवर यहाँ से बह के ओशियन में जाके मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा एरिया जो इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे वेव नहीं आई, यहाँ वेव आ गई, मतलब कि 2 तरंगे आई है, इस तरीके से 2 तरंगे बार बार यहाँ पे पड़ रही है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, एक बे। ठीक है, किनारा, एक तरीके का बे बन गया है। ठीक है, तीसरा तो हमारा ओशियन और सी ही है। ठीक है, नाउ हेडलैंड क्या है हमारा, हेडलैंड है ये वाला एरिया, इट इज क्वाइट हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वेव जो है 2 डायरेक्शंस में पड़ रही है, तो इस टाइप का हमारा जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलते हैं हेडलैंड। 5वां है हमारा सैंड बार्स। अब बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड कलेक्ट हो गई है दोनों एरियाज में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सैंड बार। 6th है हमारा फ्री हैंड। अब यहाँ पे क्योंकि रिवर यहाँ से बाहर आ रही है तो इस वाले एरिया पे ज्यादा असर पड़ नहीं रहा, इसलिए इट इज कॉल्ड फ्री एंड। ठीक है, क्योंकि ये फ्री है बिकॉज ऑफ ओशियन वेव्स। और 7th वाला तो हमने रिवर पढ़ ही लिया है। सो दिस इज द रियल इमेज जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला हमारा बीच है, ये वाला जो है हमारा जो है सैंड बार एरिया है, दिस इज योर बे एरिया, ये पूरा बे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस इमेज में ना काफी अच्छे से समझ आ रही है सारी चीजें।
मान लो कि इस तरफ से हमारा जो है रिवर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो दिस इमेज इज नाइस। ओके, तो इससे काफी बातें हमें रियल लाइफ की समझ आ रही है कि ओशियन करंट्स जो है क्या समझाना चाह रही हैं, बीचेस क्या होते हैं। अब देखो जो कोस्टल इरोजन है, कोस्टल एरिया में जो इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वेव, टाइड, करंट wear away the land along the coast creating new unique landform। अब ये सारे जो है ना, वेव है, टाइड्स है, करेंट्स है, ये क्या कर रही हैं? कोस्टल एरियाज के जो लैंड है उसको नया एक स्ट्रक्चर दे रही है, एक यूनिक लैंडफॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। जैसे कि क्लिफ, क्लिफ तो मैंने आपको ऊपर बताया था। व्हाट इज क्लिफ? जब हम ये पढ़ रहे थे, जब हमने वाटरफॉल पढ़ा था, तब हमने क्लिफ देख लिया था ऑलरेडी। आई होप यू पीपल रिमेम्बर इट, है ना? जो ये हमारा एरिया ऐसे वाला होता है, बिल्कुल पानी का ऐसा सीधा कटाव हो गया, एक पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट? क्लिफ। ओके, तो ये क्लिफ हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे इमेजेस दे रखी है, तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकती हूँ व्हाट इज एक्चुअली क्लिफ, ठीक है। तो इस इमेज में जैसे कि ये वाला जो एरिया है, ऐसे दिख रहा है ये पूरा, दिस इज व्हाट? क्लिफ। तो इस टाइप का आपका क्लिफ क्रिएट हो गया। ओके, एक रॉक जो बहुत अंडर कट किया गया है फ्रॉम द बेस ऑफ द कोस्ट। वेव कट प्लेटफॉर्म होता है, जो वेव्स ने पूरा कट कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है वहां पे। बट ये कहाँ क्रिएट हो रहा है? देखो, फ्लैट एरिया लेफ्ट बिहाइंड एज क्लिफ रिट्रीट। अब जो क्लिफ बनने के बाद, क्लिफ ऐसे बना, उसके ऊपर जो प्लेन एरिया है, दैट इज व्हाट? वेव कट प्लेटफॉर्म। ओके, उसके बाद है कुछ केव्स, केव्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आर्क्स क्रिएट हो रही हैं, स्टैक्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। दीज प्लेटफॉर्म नॉट ओनली शेप द कोस्टल लैंडस्केप, ये सिर्फ कोस्टल लैंडस्केप को शेप नहीं कर रहे, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करते हैं और टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज सुंदर सुंदर चीजें क्रिएट हो रही है नेचर की, तो टूरिस्ट लोग वहां पे उसको देखने आएंगे। वाइल अदर में नीड कोस्टल प्रोटेक्शन, और जो दूसरे लोग हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए नेचर से, तेज तरंगे बह रही हैं, वेव्स आ रही हैं, तो ये सारी चीजें वहां के लोगों के लिए सेफ गार्ड भी करती हैं। अब देखो, इस इमेज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, सबसे पहले तो देखो कि आपको एक ये पिलर दिख रहा है, पिलर, ठीक है। इस पिलर को, जहां पे भी ऐसे ये पिलर दिख रहे हैं, ये वाला, ओके, और इस इमेज में ये 3rd नंबर वाला, इसको हम बोलते हैं सी स्टैक। सी स्टैक, जिसका मतलब ये है कि ये पिलर हार्ड था और ये इतना आसानी से, इतना इजीली कट नहीं पाया, इसलिए वो वहीं पे एज इट इज खड़ा रह गया। हो सकता है ये पूरा पहाड़ ऐसे ज्वाइंट हो, ऐसे ज्वाइंट हो, लेकिन रिवर ने, नदी ने या ओशन ने इस पूरे आगे पीछे के एरिया को काट दिया और एक अब ये पिलर की तरह बीच में खड़ा रह गया है। ओके, नाउ हम देखेंगे सी आर्क। अब सी आर्क क्या होता है? अब देखो यहाँ पे ना, रिवर का पानी इतना पड़ रहा था, इतना पड़ रहा था कि इसने बीच में क्या बना दिया? एक आर्क, एक इस टाइप का होल क्रिएट कर दिया। यू कैन सी हेयर, ठीक है, इस टाइप का जो होल क्रिएट कर दिया, तो ये क्या है? हमारी सी आर्क, एक अंदर ही अंदर आर्क क्रिएट कर दी। और जो इसके ऊपर का एरिया है, ठीक है, इसके जो ऊपर का एरिया है जिसमें ज्यादा असर नहीं पड़ा, इसे क्या बोल लेंगे? हेडलैंड, ठीक है। ऊपर हमने रिवर वाले में भी पढ़ा था जिसमें कोई असर नहीं पड़ा था, ठीक है, दैट इज हेडलैंड। ओके, अब हाई टाइड वेव, अब यहाँ पे ना ऊंची ऊंची तरंगे आ रही हैं। अब ये दिख रहा है ना, ये पानी, अब ये पानी ने ना पूरा इतना तो एक कवर कर दिया एरिया, दैट इज व्हाट? हाई टाइड लेवल। यहाँ पे क्योंकि बहुत ऊंची तरंगे पड़ती है, तो इतना ऊंची तक भी पड़ जाती होगी कि पानी ने ये रॉक को कट कर दिया है। नाउ 5th इज लो टाइड लेवल, और कुछ तरंगे नीचे जाती है तो कहाँ तक जाती है? यहाँ तक, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ सी दिस, अब देखो सी क्लिफ के बारे में हमने बार बार पढ़ लिया है कि सी क्लिफ एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसमें एक है हेडलैंड, जो सबसे ऊपर वाला एरिया है जिसपे ज्यादा कुछ असर पड़ता नहीं है। ओके, सेकेंड है हमारा सी क्लिफ, जो हमने देख लिया, जो पानी की वेव से ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तीसरा हमारा सी केव। अब यहाँ पे इतना गहरा क्यों होते जा रहा है? ओके, सी केव की वजह से गहरा होते जा रहा है, जिसका मतलब यहाँ की जो सॉफ्ट रॉक थी वो कटती जा रही है और यहाँ पे एक गहरा स्ट्रक्चर क्रिएट होते जा रहा है। चौथा है हमारा हाई टाइड लेवल। पानी का लेवल है ना, वो कुछ ऊंचा तक आ जाता होगा, ज्यादा ऊंचाई तक आ जाता होगा। दैट मीन्स ये जो 4 है ना,
यहाँ तक पानी का लेवल आराम तक आ जाता होगा। 5 बार हमारा क्या, शोर प्लेटफॉर्म। अब जो ये एरिया ना कट कट के यहाँ तक प्लेन हो गया है बिल्कुल। ओके, लास्ट है हमारा क्या, लो टाइड लेवल, कम से कम लेवल जो है पानी का यहाँ तक रहता है। अब रियल लाइफ एक इमेज दे रखी है इन्होंने कुछ इस टाइप की। ओके, जिसमें यहाँ पर यह पानी जो है कट चुका है, इस तरीके से केव क्रिएट हो गई है। ऊपर वाला एरिया जो है हमारा ये क्लिफ है, और नीचे वाला जो ये हमारा एरिया है ये हमारा है शोर प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ सी ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स आई थिंक सबको ही पता है कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जहां पे पहाड़ों के ऊपर जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे जमी हुई लेक को क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियर्स। ठीक है, जहाँ पे ग्लेशियर जो है जम जाता है। अब ग्लेशियर इरोजन हो रहा है, ठीक है। अब कटाव किस में हो रहा है, बर्फ के पहाड़ों में कटाव हो रहा है। वो धीरे धीरे स्लोली मूव ओवर कर रहे हैं, लैंड के ऊपर जो है धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को नई कार्विंग और शेप मिल रही है लैंडस्केप को। अब कैसी कैसी शेप्स मिलेंगी, लैंडफॉर्म मेड फ्रॉम ग्लेशियल इरोजन। अब ऐसी लैंडफॉर्म क्रिएट हो रही है, कैसी, यू शेप वैलीज क्रिएट हो रही हैं, सिर्क्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, हैंगिंग वैलीज क्रिएट हो रही हैं, फॉर्जेस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना, ये सारे जो टर्म्स हमारे आए हैं, और एरिटीज, ठीक है, ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर में इमेजेस के थ्रू। ये लैंडफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इन सेवरल वेज। जो ये यू शेप वैली है, सिर्क्स है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन, लोगों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग, स्कीइंग, माउंटेनरिंग। और जो फोर्ट्स है वो हार्बर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग के लिए है, और छोटी छोटी वैलीज जो है जो फर्टाइल ग्लेशियर की तरह काम करती है। अब देखो एरिटीज क्या होता है, एरिटी क्या होता है, तो जितने भी ये हमारे पहाड़ है ना, ऊंचे रेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं एरिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक शॉर्ट में भी कुछ लिखा होगा, शार्प रिजेस बिटवीन वैलीज, दो घाटियों के बीच में जो वैलीज, ठीक है, जैसे दो घाटियां हैं तो बीच में घाटी क्रिएट हुई और साइड साइड माउंटेन, दैट इज एरिटीज। दूसरा हमारा क्या है, सिर्क्स। अब सिर्क क्या होता है, छोटा सा जैसे माउंटेन है, बीच में थोड़ा सा गहरा हो गया है, हॉलो स्पेस हो गया है, तो उसमें आके पानी जो है जम गया है और वो सॉलिड फॉर्म में चले गया है, दैट इज सिर्क्स। ठीक है, सिर्क्स हमने पढ़ा था। अ बाउल शेप डिप्रेशन एट द हेड ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के हेड पे एक बाउल शेप डिप्रेशन क्रिएट हो गया है। ओके, एंड थर्ड इज व्हाट, अवर पास। पास तो आप लोग जानते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाया जा सके, मतलब पार किया जा सके, दैट इज पास। ओके, नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज यू शेप वैलीज, आप लोगों को समझ नहीं आता है बार बार, ठीक है। तो यू शेप देखो, इट इज यू, इट इज सिंपल, यू शेप समझ आ रही है। तो देखो है, एक तो होती है हमारी हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैलीज में एक ऊंचा पहाड़ और एक नीचा पहाड़ जहां पे ज्वाइंट हो रहे होते हैं, दैट आर हैंगिंग वैलीज। ठीक है, यू शेप वैली तो आपने देख ली, एक वैली जो यू शेप की है। ओके, तीसरा है हमारा ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है हमारा, ये जो इसके बीच में है, जो ये पानी जमा हुआ है, दैट इज ग्लेशियर, जो धीरे धीरे पिघल पिघल के नीचे आ रहा है, इसका रास्ता है। ओके, और फोर्थ है हमारा क्या, ग्लेशियर आइस। अब जो ये आइस है ये जम चुकी है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू बाय दिस इमेज। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी इमेज भी दे रखी है आपको। नाउ एडिशनली एडिशनली ग्लेशियर आर क्रूशियल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर को बहुत अच्छा सोर्स है। रिवर, फीडिंग रिवर दैट सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन डाउनस्ट्रीम। अब जितनी भी डाउनस्ट्रीम, मतलब कि रिवर जो बह के साथ साथ नीचे आ रही है उसे बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम, जो सेम ही डायरेक्शन में बह रही है। अगर रिवर इस तरफ बह रही है और हमें इस तरफ जाना है तो उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में जो रिवर पहाड़ों से नीचे बह के आ रही है वो बहुत लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इज अवर मोरेन्स। अब मोरेन्स क्या होता है, मोरेन्स बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है हमारा, जो कैसे क्रिएट होता है, डिपोजिशन ऑफ सॉइल, रॉक्स एंड डैब्रीज। ठीक है, जो कहाँ पे किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, जो कि ग्लेशियर अपने संग बहा के लेके आ रही है, उसकी वजह से मोरेन्स क्रिएट हो रहे हैं। बिकॉज ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और डिपोजिट द मटेरियल। अब पानी जो है वो जमा हुआ है तो सारा मटेरियल उसके ऊपर है और वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे जो उसका डिपोजिट है वो नीचे बैठने लगेगा और पानी उसके संग बह बह के आगे आएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इट एरोडेड द लैंड, जो वो लैंड है उसमें कटाव आएगा। अब देखो हमारे पास ना कुछ टाइप ऑफ मोरेन्स है, जैसे लेटरल मोरेन्स,
टर्मिनल मोरेन और मीडियल मोरेन्स। तो ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। तो मोरेन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमंस एंड दे क्रिएट फर्टाइल सॉइल। अब पहाड़ों के साथ जो मिट्टी बह के आती है ना, और वो मिट्टी जो रिवर जो बहती है और साइड साइड मिट्टी फेंकते हुए चलती है, मिट्टी को बाहर निकाल देती है, तो उसके साथ वाली लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, रिफाइंड होती है, तो उसमें बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। साथ साथ ये नेचुरल, ठीक है, एंड कैन फॉर्म नेचुरल डैम, डैम की तरफ भी वर्क करती है, लेक की तरफ वर्क करती है, बिकॉज ये वाटर सप्लाई करती है, इरिगेशन, और सब टाइम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जीज भी ग्लेशियर से क्रिएट की जाती है। अब देखो इस पिक्चर से समझने की कोशिश करो। अब आपको क्या ये दिख रहे हैं, रेंजेस, दीज आर सॉरी, हाँ दीज आर रेंजेस। अब ऐसे रेंजेस क्रिएट हो रही हैं। अब एक ग्लेशियर जो है इधर से बह के आ रही होगी एंड एक ग्लेशियर इधर से बह के आ रही है, दो डायरेक्शन से यहाँ पे ना ग्लेशियर्स बह के आ रही है। और जो ये ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, ये हमारा लेटरल, ओके। जो लेटरल मोरेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, विच फॉर्म अलोंग द साइड्स ऑफ ग्लेशियर। अब जितने भी ये ग्लेशियर है उसके साइड में क्रिएट होते हैं ये लेटरल मोरेन्स। अब 2 और 4 दो डायरेक्शन से हमारी जो है ग्लेशियर बह के आ रही है, और जो तीसरे नंबर पे है जो मिड में रह जाता है उसको बोलते हैं हम मिड मोरेन। फोर्थ होता है हमारा ग्लेशियर, ठीक है, 2 और 4 तो हमारा ग्लेशियर ही था। उसके बाद है टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन मतलब कि 5वें नंबर का। अब टर्मिनल मोरेन क्या है, देखो ध्यान से रीड आउट करो इसको। ओके, दिस इज द टर्मिनल मोरेन फाउंड एट द एंड ऑफ ग्लेशियर, जहां पे ग्लेशियर का एंड हो रहा हो एंड मेकिंग फर्थेस्ट एडवांस। अब यहाँ पे ना जो हमारा 6th वाला पार्ट है, ओके, जो 6th वाला पार्ट है हमारा टर्मिनल, इट मीन्स यहाँ से रिवर की दो ग्लेशियर यहाँ से बह बह के आगे आ रहे हैं, और यहाँ से ओपनिंग है, और यहाँ से जो ग्लेशियर है वो बाहर की तरफ निकल रही है। इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ रिवर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास दो ग्लेशियर ऐसे बह के आ रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिवर। ओके, ऊपर जो है हमारा क्या है, लेटरल मोरेन्स है, ओके, जो ये हमारा मिड में हो गया है, इट इज व्हाट, इट इज अवर मिड मोरेन्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देखो एक बार ना बहुत ज्यादा विशाल जो है बाढ़ आ गई थी, कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, फरवरी 2021 में। तो इससे काफी ज्यादा जो है जान माल को जो है हानि पहुंची है, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, हाइड्रल प्रोजेक्ट, सारी चीजों से कनेक्टिविटी टूट गई थी, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। तो आप सोच के देखो कि इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा कि अनएक्सपेक्टेड बाढ़ आई थी वहां पर। ओके, आई थिंक विंड सबको पता है, विंड मतलब तेज तेज बहने वाली हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। विंड इरोशन कहाँ पे होगा, तो इट इज फर्स्टली स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स है, ठीक है, जो अपने साथ सैंड को पिकअप करती है और कैरी अवे कर लेती है, दूसरी जगह पे ले जाती है। क्या क्या कैरी अवे करती है, सैंड एंड सॉइल को, फिर वहीं पे नया लैंडफॉर्म को एक शेप प्रोवाइड करती है। अब देखो कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यार्डंग्स, वेंट इफेक्ट एंड डिफ्लेशन। अब कुछ इस टाइप के जो है लैंडफॉर्म्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। अब सी हाउ इट इज गेटिंग क्रिएटेड। अब जो हमारा जो है ना फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं यार्डंग। ओके, दीज आर यार्डंग, मतलब कि ये जो सॉइल, ये जो हमारी रॉक है ये बहुत ज्यादा हार्ड होगी जो कट नहीं पाई, और बीच वाली रॉक जो है वो बहुत सॉफ्ट होगी जो कट गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले तो दोनों हमारे यार्डंग है, और जो 4th वाला है वो है सॉफ्ट रॉक, मतलब कि ये रॉक जो है ना बीच वाली वो सॉफ्ट होगी, जो हवा के बहाव से ना वो कटती चली गई, और साइड साइड वाले सॉलिड हैं जो कटे नहीं। ओके, तो सेकंड हमारी विंड जो है काट रही थी। थर्ड वाले जो ये थर्ड है और ये 5th है, ठीक है, ये दोनों क्या थे, हार्ड रॉक्स थे जो कटेंगे। अब देखो रियल लाइफ इमेज दे रखी है इन्होंने कि इस टाइप के स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, जो हार्ड हार्ड रॉक्स हैं वो वहीं की वहीं रह गई, और जो बीच की एयर है वो जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उन सारी रॉक्स को उड़ा के या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आगे ले गई होगी। ओके, नाउ सी ये डिफ्लेशन होलो क्या होता है। अब डिफ्लेशन होलो होता है हमारा क्या, कि जैसे कि ये आप अपना एक एरिया देख रहे हो, एक डेजर्ट का एरिया है, अब विंड आई है, ठीक है, जो विंड है आपकी बहुत तेज हवा आई है, उसने उड़ा दिया रेत को, और उड़ा उड़ा के एक हॉलो स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जो हॉलो स्पेस क्रिएट किया है इसको हम क्या बोलते हैं, ओसस, ठीक है। एक पानी जमा हो गया, बारिश आई तो वहां एक छोटा सा लेक क्रिएट हो गया। और थर्ड है हमारा विंड ब्लोन, जो यहाँ से एयर उड़ी है ना वो जाके कहीं जम गई साइड साइड पे, दैट इज ब्लोन सैंड। और उसके बाद हमारा क्या है,
वाटर टेबल। उसके बाद जो हमारे यहाँ बीच में पानी जम गया, दैट इज वाटर टेबल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लो आउट और डिप्रेशन, हॉलो तो हमने ये समझ लिया, शैलो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। डेजर्ट पेवमेंट क्या होता है? एक फ्लैट एरिया जो पीछे रह जाता है, फाइनल पार्टिकल आर ब्लोन अवे। अब जो फ्लैट एरिया क्रिएट हुआ है, फ्लैट सरफेस लेफ्ट बिहाइंड, जो फ्लैट एरिया क्रिएट हुआ है, जब पीछे जो है फाइनल पार्टिकल्स वहां से उड़ के जा चुके हैं, मतलब कि जो वो हॉलो स्पेस ही है ना, वही डेजर्ट पेवमेंट है, जब उसमें पानी नहीं भरा हुआ है। ठीक है, दीज लैंड फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, सारे ह्यूमन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सेटलमेंट पैटर्न है, वहां पे सेटल हो सकते हैं लोग। बिकॉज एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन डेजर्ट एरिया। एरिड एरिया होता है जहाँ बरसातें कम होती है, एरिड का मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, वेंट्री इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, यार्डम्स क्रिएट होते हैं, जो टूरिस्ट और जियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करता है उनका। अब सैंड ड्यून्स तो बहुत ज्यादा ही ईजी है, मिट्टी के टीले, मिट्टी के पहाड़, ठीक है, सैंड के पहाड़ जो क्रिएट हो रहे हैं, वो भी किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? विंड इन डेजर्ट एरिया। और सैंडी कोस्टल्स, ठीक, जो सैंडी कोस्ट होते हैं वहां पर ये क्रिएट होते हैं, कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि बार्चन ड्यून्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, स्टार ड्यून्स और साथ साथ पैराबोलिक ड्यून्स। देखो, बार्चन ड्यून्स क्या होता है ना, हवा ना एक डायरेक्शन में बह रही है, एक ही डायरेक्शन में बह रही है, तो इस टाइप के पहाड़ ही एक सब जगह दिखने को नजर आएंगे, जैसे कि ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, एक ही डायरेक्शन में हवा बह रही है। सेकंड पे है हमारा क्या? ट्रांसफर ड्यून या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। अब यहाँ पे ना क्या है कि पैरेलल पैरेलल करंट्स बह रही हैं, तो एक ही जैसे पैरेलल लाइंस के हमारे पास ड्यून्स क्रिएट हो रहे हैं, या ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलो या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, बोथ आर सेम। थर्ड है हमारा क्या? स्टार ड्यून्स। अब यहाँ पे ना जो हमारी एयर है वो क्या कह रही है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही, वो डिफरेंट डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर नहीं है, तो इट इज कॉल्ड स्टार ड्यून्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर पैराबोलिक ड्यून, जो यू शेप ड्यून्स क्रिएट कर रही हैं, ऑफन stabilized by vegetation. For human, dunes are natural barrier. Humans के लिए natural barrier है dune, जो dunes है वो humans के लिए natural barrier है। कैसे? क्योंकि ये desertification के अगेंस्ट है, wind erosion जो करता है उसके अगेंस्ट है। ओके, बिकॉज ड्यून्स की वजह से ना जो अच्छी सॉइल है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, तो डेजर्टिफिकेशन नहीं होता। मतलब कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उनकी जो अच्छी खेत है, जिसपे अच्छी सॉइल है, उसके ऊपर जो है मिट्टी आके नहीं जमती, बिकॉज वो कहीं और जाके सैंड ड्यून्स के फॉर्म में जम जाती है। ठीक है, टूरिस्ट के लिए ग्रेट अट्रैक्शन है, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट, दे प्रोटेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सी वेव्स एंड विंड्स। ठीक है, तो ह्यूमंस है उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, कभी कभी सैंड ड्यून्स जो है वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। अब देखो, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर मतलब कि जो वाटर ग्राउंड के अंडर है, नीचे है। ठीक है, अब उसकी वजह से ना, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट होंगे। अब कुछ अंडरग्राउंड वाटर में जो लैंड है, जो नीचे वाली सॉइल है, उसमें लाइमस्टोन होता है, सॉल्युबल रॉक्स होते हैं। अब ये लोग मिलके ना एक नई टाइप की जो है हमारे पास क्या क्रिएट कर देंगे? लैंडफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, जिनमें क्या होगी? केमिकल वेदरिंग। याद है हमने केमिकल वेदरिंग ऊपर पढ़ा था जब हम 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ रहे थे तब। इरोजन करेगा और कैसी लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा? केव्स क्रिएट करेगा, सेलेक्टाइट्स क्रिएट करेगा, स्लेगमाइट क्रिएट करेगा, सिंक होल और डॉलाइस। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये आपको छोटे छोटे से जो यहाँ पे है रॉक है, और इस निडल टाइप शेप में दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैलेक्टाइट। और जो नीचे की तरफ से क्रिएट हो रहे हैं ये वाले, तो इनको बोलते हैं स्टेलैगमाइट्स। ओके, बस जो ऊपर नीचे की चीजें सेम ही है, बट नाम डिफरेंट है। ओके, सेकंड इज द पिलर। अब जो रॉक बीच में हार्ड रह गई, जो नहीं कट पाई वाटर की वजह से, ठीक है, तो वो क्या रह गई? वहां पे एक पिलर की तरह रह गई, जबकि ये एरिया किसी टाइम में पूरा बंद होगा, लेकिन रिवर ने इसे काट काट के इसको ऐसा कर दिया है। ठीक है, तीसरा है हमारा केव। अब जो ये हॉलो स्पेस क्रिएट हो गया, ये वाला जो पूरा हमारा हॉलो स्पेस है, ये हमारा क्या बन गया? एक गुफा बन गई। ठीक है, अब ये गुफा जहां से बाहर निकल रही है, बाहर का रास्ता है, दैट इज केव माउथ। अब देखो, दिस इज द इमेज। ओके, अब यहाँ पे जो है पिलर्स भी हमें दिख रहे हैं, ऊपर वाले भी हमें, नीचे वाले भी, सब नजर आ रहे हैं हमें, और ये स्पेस क्रिएट हुआ है, दैट इज केव।
देखो इसके बाद है हमारा सिंक होल। अब सिंक होल ना कुछ इस तरीके का होता है कि लैंड के ऊपर ना कुछ इस टाइप के गड्ढे हो गए हैं, ठीक है। अब इस टाइप के आपको गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनमें इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब पानी का ना कंटिन्यूस फ्लो है, कहीं पे बहुत ज्यादा भराव है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए हैं, सिंक होल्स क्रिएट हो गए हैं। अब देखो दिस इज द ब्यूटीफुल इमेज गिवन हेयर कि जिस ये क्या है, एक अंडरग्राउंड रिवर है जो पानी बह रही है। अब ये पानी तो बह रहा है लेकिन ये दिख कैसे रहा है, एक गुफा की तरह दिख रहा है। ओके, अब देखो ग्राउंड कोलैप्स इनटू अंडरग्राउंड कैविटी। अंडरग्राउंड रिवर, एक अंडरग्राउंड रिवर्स जो होती हैं वो बिल्कुल केव सिस्टम की तरह दिखती हैं, गुफा की तरह दिखती हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, बिकॉज केव्स और अंडरग्राउंड रिवर आर द फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर। फ्रेश वाटर हमें यहाँ से मिल रहा है, टूरिज्म बढ़ता है यहाँ पर आने से। और इन सम केसेस कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कुछ लोग इसे कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की नजरों से भी देखते हैं, ठीक है। स्टेलेग्माइट और स्लेक्टाइट जो इन देखने के लिए बहुत सारे जियोलॉजिस्ट टूरिस्ट यहाँ पर देखने आते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज अ ब्यूटीफुल फीचर ऑफ अवर नेचर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बेटा लैंडफॉर्म क्या होता है, लैंडफॉर्म क्या होता है और डिजास्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स तो हमने भी बहुत सारे अभी पढ़ लिए, तो अब नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डिजास्टर। डिजास्टर की वजह से कैसा लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब जमीन का स्लाइड होना, लैंड का स्लाइड होना मतलब जमीन का खिसकना। अब जमीन का खिसकना जो है ना, ये दोनों की एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन फैक्टर्स भी स्लोप को अनस्टेबल कर सकते हैं, लैंड को अनस्टेबल कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअसली हैवी बारिश हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर सीप करने लगेगा, ठीक है। वाटर जो है अपने साथ जो सॉइल है, ठीक है, जो हल्की सॉइल है ऊपर की, उसे खिसकाने लगेगा, जिसके खिसकाने की वजह से जो है एक तो वेट बढ़ जाएगा सॉइल के ऊपर का, ठीक है, और दूसरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रुकावट, रुकावट रहेगी नहीं तो लैंड खिसक जाएगा। अगला देखो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जिसकी वजह से एज वेल क्या हो जाता है, हमारा लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है। या फिर अर्थक्वेक की वजह से शेकिंग ऑफ अर्थ हो जाता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। अब स्टीप स्लोप है या प्रेजेंस ऑफ लूज और वेदरिंग रॉक है, मतलब हमारे पास या तो स्टीप स्लोप है, स्टीप मतलब ऐसा माउंटेन का जैसा होता है, ठीक है। अगर इस टाइप का हमारे पास सरफेस है तो बहुत जल्दी जमीन खिसकती है। अगर हमारे पास रॉक है, अगर वो उसका जमीन के संग टाइटली बॉन्ड नहीं है तो वो भी खिसक जाएगा। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफोरेस्टेशन, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ये सब भी ह्यूमन हिल साइड को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, नेचर को इम्बैलेंस कर देता है। ओके, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा हमारे को क्या झेलना पड़ता है, लैंडस्लाइड। और by allowing excess water to accumulate and leading to sudden slope failure। अब पानी जो है जहां तहां से बह रहा है, उसका प्रॉपर हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो लैंड वहां से क्या करेगा, स्लाइड करेगा, वहां से खिसकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा देखते हैं बारिशों के मौसम में। जैसे यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, काफी सारी जो है माउंटेन डैब्रीज जो है वो नीचे खिसक के आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेन और वट एवर हैपन। और यहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ा सा ट्रैफिक भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट हो गया है। ओके, ना सी, अब ये आपका होमवर्क है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए वैसे इस टॉपिक में, कौन कौन से एरिया में लैंडस्लाइड होता है, क्या एक्शंस लेने चाहिए और रिसेंट के क्या एग्जांपल्स है। सर्च अबाउट इट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट इज एवलांचेस। व्हाट इज एवलांचेस? एवलांचेस होते हैं जब बर्फ वाले पहाड़ खिसकते हैं। अब यहाँ पे मिट्टी वाले पहाड़, स्नो वाले पहाड़ खिसक रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एवलांचेस। जब स्नो वाले माउंटेन्स में लैंडस्लाइड होता है तो उसको कहते हैं। जब मान लो हैवी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय में बहुत जो है हैवी रेनफॉल हो गया, हैवी स्नोफॉल हो गया, तो वहां पे जो स्नो है ना उसका वेट बढ़ जाएगा। अगर उस स्नो के नीचे वाली लैंड के संग पकड़ अच्छी नहीं है, वीक है और लूजली बाउंड लेयर है स्नो की, तो वो वहां से खिसक जाएगी। और साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर में सडन राइज हो जाता है, कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो क्या होगी, मेल्ट होगी। अब धीरे धीरे वो नीचे वाली स्नो मेल्ट होने लगती है तो फ्रिक्शन रिड्यूस, मतलब रुकावट रिड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी लैंड जो है बह के नीचे आ रही होती है, तो इट इज वेरी डेंजरस। ओके, और स्ट्रॉन्ग विंड्स में ऑल्सो पाइल अप स्नो अनइवनली। अब मान लो पहाड़ों पे मान लो कुछ भी नहीं हो रहा, ना रेनफॉल हुई है ना पिघल रहा है, दूसरा हमारा टॉपिक आ गया विंड।
ठीक है, वहां पे इतनी तेज हवाएं चल रही हैं जिससे पूरे स्नो को जो है अपन बहुत तेजी से वो नीचे भाग के लेके आ रही है, ठीक है, नीचे खिसका के लेके आ रही है। नेचुरल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, कभी वाइब्रेशंस होने लग गई, ठीक है, तो इसकी वजह से भी, अर्थक्वेक की वजह से लैंड जो है, बर्फ वाली जो लैंड है, एवलांचेस हो सकते हैं, वहां पर लोग स्कीइंग करने जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं, या माउंटेन में कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी चीजें भी क्या क्रिएट करती हैं, एवलांचेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एवलांचेस। नाउ सी द गल्फ्स, व्हाट इज गल्फ। अब देखो गल्फ का पूरा मतलब क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर लेक है, जो पहाड़ों में जो लेक है हमारी जमी हुई है, वो पिघल के नीचे बाढ़ के फॉर्म में आ रही है, मतलब वो जो लेक है वो इतना तेजी से पिघल गई कि नीचे वो बाढ़ के फॉर्म में आ गई। अब सोच के देखो, जो ग्लेशियर्स है ना, वो हमारे बहुत धीरे धीरे, ग्लेशियर लेक्स जो है बहुत धीरे धीरे पिघलते हैं और रिवर के फॉर्म में आते हैं, और आउटबर्स्ट ज्यादा पिघल गए तो नीचे बाढ़ के फॉर्म में आएंगे। क्या लिखा है, कॉज बाय सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे आ रहा है। इसमें नेचुरल और केमिकल दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला, रैपिड मेल्टिंग, मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पिघल बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया, इंक्रीज हो गया है, जिसमें पानी का लेवल जो है ग्लेशियर लेक के अंदर बढ़ गया, और उसने प्रेशर लगाया तो वो नीचे बह के आ गया ऑन देयर नेचुरल डैम्स मेड ऑफ आइस और लूज मोरेन्स। अब यहाँ पे जो नेचुरल डैम्स भी बने थे, ठीक है, वहां तक पहुंचा, इन द मेड ऑफ आइस, आइस से बना, और लूज मोरेन्स, मोरेन्स हमने पढ़ा है, मोरेन्स क्या था, हमारा रुकावट थी, ठीक है, जो पानी को जो है जमा के रख रहा है एरिया, और छोटी सी ओपनिंग से रिवर बाहर निकल रही थी। अब वो मोरेन्स क्या हो चुके हैं, लूज हो चुके हैं। मान लो हैवी रेनफॉल हो गई, बहुत बारिश हो गई है, स्नोफॉल पड़ गई है, कुछ भी एक्सेसिव क्वांटिटी में ज्यादा हो गया उस लेक में, तो ऊपर तो वो टिक नहीं पाएगा, बह के तो वो नीचे आएगा, तो वो नीचे आ जाता तो आती क्या है हमारे पास, फ्लड। कभी कभी अर्थक्वेक हो गया, एवलांचेस हो गए, लैंडस्लाइड हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, लेक जो है हिल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, जो वो अपना डैम है उसको खो देती है, ठीक है, और वो सीधा सडन कोलैप्स हो जाती है। द स्टोर्ड वाटर इज रिलीज्ड अब्रप्टली। अब जो पानी उस लेक के अंदर स्टोर है ना, वो अब्रप्टली बहुत तेजी से नीचे आ जाता है, और क्या करता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है इन द डाउनस्ट्रीम एरिया, जो एरियाज नीचे हैं। डाउनस्ट्रीम में भी बताया, सेम डायरेक्शन में पानी बह रहा है, डाउनस्ट्रीम में हम रहते हैं, और अपस्ट्रीम होता है उल्टा, डाउनस्ट्रीम होता है नीचे, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में वो बह के आ गया और उसने बहुत ज्यादा तबाही भी मचा दी। Now see, what is dusty storms? What are dust storms? Dust word खुद ही तुम्हें बता रहे हैं, मिट्टी, मिट्टी के storms, मिट्टी की आंधी, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्टिंग है, बहुत ज्यादा जो मिट्टी है वो अपने साथ उड़ा के लेके आ रही है। कैसी मिट्टी है, लूज ड्राई सॉइल और सैंड इनटू एयर, एयर के अंदर इस टाइप की लूज ड्राई सैंड जो है उड़ रही है। और ये ज्यादातर कब होता है, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, जब बहुत टाइम से सूखा पड़ा हो, रेनफॉल ना हुई हो, ठीक है, मिट्टी जो एकदम सूख चुकी हो, making it easier for wind to pick up the fine particle। और विंड के लिए बहुत आसान हो गया सारी मिट्टी को उड़ाना, बिकॉज मिट्टी जो है बहुत लाइट हो चुकी है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है। और डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन, और जो ये डस्टी स्टॉर्म्स है वो बहुत कॉमन है इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड रीजन। मतलब डेजर्ट एरिया में ना सैंड ही सैंड है, ठीक है, तो मिट्टी उसे बहुत आराम से उड़ा के ले जाती है, बिकॉज इट इज लूज एंड ड्राई। स्पार्स वेजिटेशन कवर, मतलब कि बहुत ना बिखरी हुई सी जो है वेजिटेशन है, दूर दूर है, और कुछ लिमिटेड वेजिटेशन ही वहां पे उग पाती है। ऑफन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज वहां पे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा है, ओवरगेजिंग होती है, पुअर फार्मर प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से लैंड जो है ओपनली एक्सपोज रहती है फॉर डस्ट स्टॉर्म्स के लिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कैन फर्दर इंक्रीज इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स। अब उसके बाद कुछ क्लाइमेट चेंजेस ऐसे हो जाते हैं, वेदर कंडीशंस ऐसी बन जाती है, जिसकी वजह से डस्टी स्टॉर्म्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नाउ हमारा टॉपिक जो है इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। जो हमारा अर्थ सरफेस है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, और इसके अंदर काफी सारे पावरफुल फोर्सेस हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी हमारे प्लैनेट के। जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हमने क्या क्या पढ़े थे, जो अंदर से लग रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ठीक है, माउंटेन्स, वैलीज, ओशियन, बेसिन, ये सारे कैसे क्रिएट हो रहे हैं, अंदर से अपने आप ही क्रिएट हो रहे हैं। एक्सटर्नल, बाहर से लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, जैसे वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, जो धीरे धीरे काम कर रहे हैं और हमारे अर्थ को रीशेप कर रहे हैं। टुगेदर दीज नेचुरल प्रोसेस गिव राइट्स टू डाइवर्स लैंडफॉर्म, और धीरे धीरे ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, डाइवर्स, अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म को राइज दे रहे हैं। वी सी टुडे, हम आज देखते हैं कि हाईएस्ट पीक्स हैं, हमारे पास बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन डीपेस्ट ओशियंस भी हैं,
बहुत गहरे ओशियंस भी हैं। ह्यूमन लाइफ इज टू डीपली कनेक्टेड विद दीज लैंडफॉर्म। हमारी लाइफ जो बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड है, बिकॉज हम अपने क्लाइमेट से, रिसोर्सेज, सेटलमेंट, कल्चर, सब कुछ किससे डिफाइंड होता है कि हमारे सेटलमेंट से, लैंडफॉर्म से। ठीक है, तो ह्यूमन अर्थ सरफेस जो हमारे को हेल्प करता है नेचर की पावर जानने में, और कैसे हम और अच्छे से नेचुरल डिजास्टर को समझ सकते हैं, कैसे और सेफर रह सकते हैं, सस्टेनेबल रिलेशन कैसा है हमारे प्लेनेट के साथ। ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन, हमें कुछ चीजें और जानने लिए, इट इज अ क्विक रिवीजन। ओके, कि अर्थ हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इंटीरियर फोर्सेस क्या है? अर्थ को एक वोल्केनो, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? जैसे जो बाहर से लग रहे हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय एजेंट। और इसके बाद जो हमारी वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, उसे कवर कौन कर रहा है? ठीक है, जैसे कि कोई इंसान प्रॉब्लम में डालता है तो उसे सॉल्व करने के लिए कोई तो आता है ना, तो सॉल्व कौन कर रहा है? एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ओके, बाय रनिंग वाटर, वेव्स, टाइड्स, ग्लेशियर, विंड, अंडरग्राउंड वाटर। अब डिजास्टर्स हमने कुछ पढ़े इस चैप्टर में, जैसे कि लैंडस्लाइड, एवलांचेस, ग्लेशियर लेक, आउटफ्लो, ठीक है, सैंडस्टॉर्म्स। तो ये सारी चीजें जो कि हमारी डिजास्टर का पार्ट थी। तो इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर ओवर। तो दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 देख लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ के करोगे सब याद हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड एज वेल कमेंट अबाउट हाउ द वीडियो हैज गॉन, कैसी वीडियो आपको लगी, और क्या और चीजें आई वांट यू वांट टू आस्क any question. So please put it in the comment, I will definitely reply it. Okay, तो नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के ऊपर बनाऊं ये भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो। तब तक के लिए गिव सम लव एंड सपोर्ट, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।